हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ने के पहले हमको देखना होगा कि ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो, चाहे हम आगे आने वाला टॉपिक हमारा बर्नौली थ्योरम हो, ये दोनों ही जो है आइडियल फ्लूइड और स्ट्रीमलाइन फ्लो जिस फ्लूइड का होता है उस पर ही लागू होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक। तो आप जो है वो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि लिखने की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है, केवल एक स्क्रीनशॉट में, सिंगल स्क्रीनशॉट में आपका काम हो जाने वाला है। ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, आइडियल फ्लूइड जो है वो क्या होता है। आइडियल फ्लूइड को होने के लिए तीन कंडीशंस होती है। मैं पिछले लेक्चर में भी इसकी बात कर चुका हूँ कि आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होगा जो इनकम्प्रेसिबल होगा, जो नॉन विस्कस होगा और जो इरोटेशनल होगा। ठीक। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है कि जब किसी फ्लूइड पे हम प्रेशर लगाए तो उसका मास, उसका वॉल्यूम और उसका डेंसिटी वो तीनों ही अनचेंज्ड रहे। ठीक है। अगली बात आती है कि ये नॉन विस्कस क्या होता है। विस्कोसिटी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ये देखते हैं कि नॉन विस्कस फ्लूइड जो है वो क्या होता है। दरअसल नॉन विस्कस फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें टेंजेंशियल फोर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। टेंजेंशियल फोर्स मतलब फ्लूइड की दो लेयर्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नहीं होता। ठीक है। उसको हम नॉन विस्कस कहेंगे। ठीक। अगला पॉइंट आता है हमारे पास इरोटेशनल, मीन्स एक ऐसा फ्लूइड जिसके पार्टिकल्स के पास कोई एंगुलर मोशन ना हो, यानी उसका एंगुलर मोशन या फिर आप कहें कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी वो जीरो हो। तो यहाँ देखिए लिख रखा है मैंने कि ओमेगा इक्वल्स टू टेंड्स टू जीरो। ठीक है। अब बात आती है कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। तो बच्चों, स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो दोनों एक ही चीज है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे जो है एक पाइप में, ये पाइप है और इसमें कोई पानी जो है वो फ्लो हो रहा है इधर से इधर। ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लूं तो इस पॉइंट पे से उस लिक्विड का यानी पानी का जो पार्टिकल गुजरेगा उनकी सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस पॉइंट पे सेम होगी। ठीक है। अगर पार्टिकल एक की वेलोसिटी यहाँ पर v1 है तो पार्टिकल दो, तीन, चार सब पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पे v1 ही होगी। अगर ये पॉइंट में मार्क करूं और इस पे जो हमारे पास फ्लूइड है उसके पार्टिकल की वेलोसिटी, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी मान लीजिए अगर v2 है, तो आगे आने वाले जितने भी पार्टिकल होंगे, पार्टिकल 2, 3, 4 एंड सो ऑन, उन सब की वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी? v2 ही होगी। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी कि सेम पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होती है और हर एक पार्टिकल सेम पथ को फॉलो करता है। यही मैंने वो तीन बातें लिखी हुई है, सेम पॉइंट, सेम वेलोसिटी एंड सेम पथ। ठीक है। और खास बात स्ट्रीमलाइन फ्लो की ये है कि अगर हम इस स्ट्रीमलाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, अगर स्ट्रीमलाइन पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें यह भी बात ध्यान में रखने वाली है कि कभी भी दो स्ट्रीमलाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्या कारण है इसके पीछे का? तो कारण यह है कि जब मान लीजिए दो स्ट्रीमलाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा अगर उस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, ये दो स्ट्रीमलाइन है, यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। अब यहाँ मैंने फर्स्ट वाली लाइन के हिसाब से अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से जा रही है। सेकेंड वाली लाइन के हिसाब से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो इस तरफ जा रही है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर पार्टिकल की जो वेलोसिटीज है उसके दो डायरेक्शन है और एक ही पार्टिकल की एक ही पोजीशन पे दो वेलोसिटी के डायरेक्शन, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो जो है सरासर गलत बात है। तो इस कारण कहा गया है कि स्ट्रीमलाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है आइडियल फ्लूइड और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है। आगे हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। ये सब मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो वैलिड है आइडियल फ्लूइड के लिए जिसका फ्लो स्ट्रीमलाइन हो। ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं हम कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। वैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात मैं करूं तो आपने देखा होगा जब किसी पाइप से, या फिर कहीं भाषाओं में उसको नलची कहते हैं, कहीं जगह उसको लेजिन कहते हैं। ठीक है। आपने पौधों को जब पानी दिया होगा तो आपने कभी कभी क्या करा होगा, जो उसका पाइप का जो क्रॉस सेक्शन होता है उस पर आपने अपना थंब रख लिया होगा और जैसे ही आपने थंब रख के उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कम किया होगा तो पाइप से निकलने वाला जो पानी है उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। ऑब्जर्व किया होगा आपने ये। तो ये जो है वो कैसे होता है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, इसकी चर्चा करेंगे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है कि मास ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही मास को फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जो है वो किया जा सकता है जिस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम देखते हैं। ठीक। तो मैंने जो है ये पाइप का डायग्राम जो है वो आप समझी है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो अलग है। इनिशियल लेवल पर A1 क्रॉस सेक्शन है और फाइनली इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A2 है। ठीक है। A1 में से जब कोई भी फ्लूइड जो है वो गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर एग्जिट लेवल पर उसकी वेलोसिटी क्या है? v2 है। और जो लिक्विड इसमें से पास हो रहा है उसका डेंसिटी जो है
वो है हमारे पास रो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि जितना माल यानी जितनी क्वांटिटी जितना वॉल्यूम इधर से गया है उतना ही जो है वो इधर से निकलेगा। ठीक है, जितना एंटर हुआ है उतना ही एग्जिट होगा, इनपुट जितना होगा आउटपुट भी उतना होगा। बस होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया कम है इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी, और यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है इसलिए इसकी वेलोसिटी v2 जो है वो v1 की अपेक्षा कम होगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। अब ये वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, यानी कि पर सेकेंड जितना वॉल्यूम फ्लो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया से उसको कहते हैं हम वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इक्वल्स टू फ्लूइड फ्लो इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज का जो हमारे पास एरिया रहेगा उसको आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उससे निकलने वाला वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है ये, और जो मेन स्टेटमेंट जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मैंने यहाँ लिख दिया है, उसको डिराइव तो हम करेंगे ही कि a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। इसका मतलब क्या होता है, ab जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर हम करें तो ये हमारे पास कांस्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ से आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एरिया और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप एरिया को कम करेंगे तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, जब एरिया को आप बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, जिस तरीके से वो पाइप का एग्जांपल मैंने आपको दिया, आपने अंगूठा रख के उसका एरिया कम कर दिया तो पाइप से निकलने वाले पानी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब आपने अपना अंगूठा हटा लिया यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम उसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो डेरिवेशन में मैंने लिखा है कि एट एंट्री लेवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड इन डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जरा आपको वो फॉर्मूला याद है वो बच्चों वाला कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर नेट टाइम। वहां से डिस्टेंस क्या आता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हमारे पास आता है। तो हमने क्या करा, यहाँ से निकलने वाले पानी की स्पीड क्या थी, v1 थी। ठीक है, डेल्टा टी टाइम में तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1 डेल्टा टी, बस वही मैंने यहाँ पर लिखा है v1 डेल्टा टी। ठीक है, एंट्री लेवल पर अगर वॉल्यूम हम निकालना चाहे कि कितना वॉल्यूम जो है वो पास हुआ तो क्या आएगा, आपको याद होगा कि जब एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, वॉल्यूम निकल के आता है। तो ये वॉल्यूम जब हमने a1 को इस पूरे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिस्टेंस है तो हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा वॉल्यूम है। ठीक है, अब आपको वो फॉर्मूला भी याद होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वहां से अगर वॉल्यूम हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, वहां से वॉल्यूम अगर हम वॉल्यूम क्या, अगर हम वहां से मास निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये डेंसिटी जो है वो फ्लूइड का डेंसिटी था, मैंने इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कंप्लीट जो है वो यहाँ से निकलने वाले मास का मास जो है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम एग्जिट लेवल पर भी करेंगे। यहाँ भी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल डेल्टा टी टाइम में v2 डेल्टा टी हो जाएगा, उसको a2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले a2 से तो हमारे पास कंप्लीट वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और उसको अगर हम इस रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से पास होने वाला कंप्लीट मास जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये कंप्लीट मास हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि क्या करेंगे हम कि इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में जो मास हमारे पास निकल कर आया है उसको दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ हमने इक्वेट करा, इक्वेट करने पर आप देख रहे होंगे कि रो जो है वो हमारे पास कट गया दोनों साइड से, डेल्टा टी जो है वो हमारे पास कैंसिल हो गया, बचा क्या a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, सेम यही वाला रिजल्ट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ab जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये जो है वो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आगे हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सभी जो है वो अपने कामों में व्यस्त रहिए। एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।